हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिड मिश्रा और करंट विद के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या क्या है आज की हेडलाइंस। तो पहली न्यूज़ जो मुझे देखने को मिल रही है वो है हसदेव अरण्य रीजन। ये पहली न्यूज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। हसदेव अरण्य रीजन जो छत्तीसगढ़ में बिलोंग करता है और प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर कोल माइनिंग को लेके। तो क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है वो सब हम लोग देखते हैं। सेकेंड न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे कि एक कॉमिक बुक आई क्या है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी रिसेंट में एक नया अ, तरीका ईजाद किया जिसमें कॉमिक बुक वो लॉन्च करते हैं जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं पुराने, उन सभी के बारे में उनकी कहानियाँ बच्चों तक पहुँचें, लोगों तक पहुँचें, लोग ज़्यादा अवेयर हों अपने फ्रीडम फाइटर्स को लेकर। ठीक है, उनके वेलोर को लेके कितना उन लोगों ने स्ट्रगल किया उस चीज़ को लेके। तो उस पे एक थर्ड एडिशन आया है कॉमिक बुक का जिसमें 20 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को कवर किया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में भी देखेंगे। लॉन बोल स्पोर्ट्स में अभी अवार्ड जीता है, उसको देखा जाएगा। लॉर्ड बुद्ध टेम्पल के बारे में देखा जाएगा, एक मद्रास हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है उसके रिगार्डिंग, उसको भी कवर करते हैं। फिर रामसर लिस्ट में 10 और नए नाम ऐड किए गए जा रहे हैं इंडिया के, वो भी हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले 5 और भी कवर किए थे पिछले मंथ। फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नए अपॉइंट हुए हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नए अपॉइंट हुए हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और इंडिया मॉरिशस की एक जॉइंट ट्रेड कमेटी बनाई गई है, उसको हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहली न्यूज़ जो आज की है वो है हसदेव अरण्य रीजन में जो प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, वो ये कि पहली बात तो हसदेव अरण्य रीजन जो है वो है कहाँ पर। तो ये आपका बेसिकली छत्तीसगढ़ में बिलोंग करता है ना। छत्तीसगढ़ में ये आप देख सकते हो, ये कोरबा रीजन है छत्तीसगढ़ का, ये रायपुर जो वहाँ की कैपिटल है। और ये है फॉरेस्ट एरिया, और इसी फॉरेस्ट एरिया में एक कोल फील्ड पड़ता है, हसदेव अरण्य कोल फील्ड। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर और क्या चीज़ हो जाती है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि ये हसदेव रिवर के किनारे बिलोंग करता है ना। हसदेव रिवर का कैचमेंट एरिया जो है उसके किनारे बिलोंग करता है। और हसदेव रिवर जो है वो महानदी का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इसके अलावा हसदेव बांगो डैम भी इस पे बना हुआ है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और लास्ट में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एलिफेंट कॉरिडोर भी इस पे बना हुआ है। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम्स वगैरह में, स्पेशली प्रीलिम्स वगैरह में, इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक इम्पोर्टेंट माइग्रेटरी कॉरिडोर जो अभी रिसेंट में न्यूज़ में था, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगली न्यूज़ जो हमारी है वो है 20 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर एक कॉमिक बुक पब्लिश हुई है। ये थर्ड एडिशन है ना। और 2 अगस्त को ये पब्लिश हुई है। अब कौन से ये 20 लोग हैं, ये यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो 20 लोगों की। और इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको देखना हो तो मैं एक पीडीएफ एक्चुअल में प्रिपेयर करता हूँ हर दिन, और पीडीएफ में चीज़ें काफ़ी डिटेल रहती हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये पीडीएफ आप लोग के सामने दिख रहा होगा, है ना। मतलब एग्जैक्ट पीडीएफ तो नहीं दिख रहा होगा पर फिर भी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हर एक जो स्ट्रगलर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। और इतना सफिशिएंट रहता है ना कि मतलब उनका स्ट्रगल क्या था, कौन से वो ट्राइब से बिलोंग कर रहे थे। जैसे तिलका मांझी जो थे वो पहाड़िया ट्राइब से बिलोंग करते थे, है ना। और इनके एक्ट्स क्या थे वो देखने को रहता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप एक बार को ये ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो में चाहे तो वीडियो में देख लीजिए, नहीं तो इसकी पीडीएफ आप चाहे तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक। इसमें एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट नाम जो हो जाता है वो पुलिमाया देवी पोदार। ये गांधी जी की शागिर्द थी और इनको बचपन से ही फॉलो करती थी। और फैमिली के अगेंस्ट जाकर इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन किया था। और बाकी लोगों के साथ ये जेल भी गई हैं,
प्रोटेस्ट भी किए हैं और एंड में इनको स्वतंत्रता सेनानी का टाइटल भी मिला था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है ये चीज़ें। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं अब। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है लॉर्ड मद्रास हाई कोर्ट ने अभी रिसेंट में एक हिंदू टेम्पल की, मतलब जो टेम्पल था और उसकी पूजा की जाती थी वहाँ पर हिंदू डाइटी की, इट टर्न्ड आउट टू बी कि वो एक्चुअल में लॉर्ड बुद्धा हैं। और कैसे उनको आइडेंटिफाई किया गया है और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं आइडेंटिफाई करने की, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हुआ कुछ यूँ है, एक सेकेंड। तो हुआ कुछ यूँ है कि थलाई वेट्टी मुनियप्पन टेम्पल है, ठीक है, मद्रास के क्या बोलते हैं इसको, तमिलनाडु में। तो वहाँ पर हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पूजा होती थी, पर अभी रिसेंट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिटी थी उनके मतलब उन्होंने फाइल किया था। और स्टडी के बाद पता चला कि हाँ भाई वो मूर्ति जो है स्थापित जो है वो बुद्ध जी की मूर्ति है। और अब जो जो भी वहाँ का देख रेख जो भी होगा वो जो है बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है वहाँ की वो संभालेगी। ठीक है, जो उनकी सोसाइटी है वो संभालेगी वहाँ की। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली यूपीएससी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है कि जो मुद्राएं हैं उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। मेनली जो मानी जाती हैं 12 मुद्राएं हैं, और 12 मुद्राएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो जाती है। इसके अलावा ये पर्टिकुलर जो मूर्ति है इसके बारे में भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस स्कल्पचर के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, हार्ड स्टोन की बनी हुई है, मॉडर्न स्टाइल में बनी है, अर्ध पद्मासन यानी कि लोटस पेडेस्टल के ऊपर ये पोजीशनड है, ध्यान मुद्रा में है। ध्यान मुद्रा की जो पोजीशन है वो आप पिछली साइड में आप बैक में जाके वीडियो में देख सकते हो। फिर उसके बाद बुद्ध जी की तरह इनके कर्ली हेयर्स हैं और लंबे कान, लंबोदर बोला जाता है जिनको। फिर उसके बाद किसी भी तरह का जो टीका वगैरह वो सब चीज़ें इसके इनके माथे पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाइट जो इनकी है वो 108 सेंटीमीटर की स्कल्पचर की है, और कुछ स्पेशल कारीगरी नहीं दिखाई गई जो कि बुद्धिस्ट ज़्यादातर जो आर्ट्स रहे हैं उसमें रहा है इस तरह की चीज़। तो ये सभी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर बताऊं तो हुआ ये है कि अभी पहला गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता है लॉन बॉलिंग में। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल इसमें पाया है। ठीक है, तो लॉन बॉल जो स्पोर्ट्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखने को जो हम लोग को रहे वैसा ही है जैसे बॉलिंग होती है। बॉलिंग में आपका क्या रहता है, एक हैवी बॉल रहती है, और मतलब 10 पिन बॉलिंग जो है उसकी तरह ही है। बस ये जो थ्रो किया जाता है वो किसी कोर्ट में नहीं किया जाता है, वो एक्चुअल में एक लॉन टाइप एरिया रहता है, और ग्रीन लॉन एरिया टाइप रहता है। रुकिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आए ये। एक सेकेंड। अगर आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा हो तो ये देखिए एक लॉन टाइप एरिया है, और इस एरिया में ये बॉल्स पड़ी हुई है ना, और ये बॉल्स ही थ्रो किया जाता है और अचीव किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये थ्रो करके और सेंट्रल टारगेट जो रहता है वहाँ पर थ्रो करके पहुँचाने की कोशिश की जाती है। और इस रिंग को आप देख सकते हो, रिंग जितना ये सेंट्रल उसके होल के दूर रहेगा उतना पॉइंट्स कम मिलेंगे। तो इसमें इंडिया ने गोल्ड अचीव किया है। इसमें जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज है वो हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, तो 10 पिन बॉलिंग जो रहती है, जो आपका कोर्ट बॉलिंग जिसको बोला जाता है, उसको एक कर्लिंग गेम है उसके साथ मिक्स करके ये बनाया गया है लॉन बॉल स्पोर्ट। ठीक है, और गोल रहता है कि सारी पिन्स को एंड लेन में सबको डिस्ट्रॉय करना रहता है, सबको गिराना रहता है। ठीक है, तो आप एक बार को ये पूरा टॉपिक देख जाइए। कुछ खास नहीं है, बस इम्पोर्टेंट ये है कि हाँ गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता है, और लॉन बॉलिंग क्या स्पोर्ट है आपको बेसिक जनरल आइडिया होना चाहिए ताकि आप लोग उसको क्लिक कर सकें, है ना।
फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। तो रामसर साइट्स 10 नहीं ऐड की गई, इससे पहले 5 और रामसर साइट्स ऐड की गई थी, ये आप देख सकते हो। 3 तो तमिलनाडु की थी और एक मणिपुर, एक मध्य प्रदेश की थी, ठीक है। तो ये 5 थी रामसर साइट्स। अब इसमें 10 और रामसर साइट्स ऐड की गई हैं। रामसर साइट्स क्या है, मैंने थोड़ा सा इंट्रो इसमें दे दिया, हालांकि आप लोग को कई बार पहले ही बता चुका हूँ। तो ये 10 रामसर साइट्स जो अभी की हैं वो एक बार देख लीजिए। इसके बारे में और डिटेल में अगर अपने को देखना है तो ये आप देख सकते हो, ये है, ठीक है। जितने भी रामसर साइट्स हैं, कौन से स्टेट्स हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है, वो स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड है इसमें, है ना। कुंतन कुलम बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु के देखिए 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 लोग जो हैं, जो सेंचुरीज हैं वो तमिलनाडु से बिलोंग कर रही हैं। उसके अलावा उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से भी एक एक है, ठीक है। तो एक एक बार इन सभी को देख जाइए। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो क्या हुआ है कि सुरेश एन पटेल नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर घोषित किए गए हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 1964 में स्थापित किया गया था करप्शन से डील करने के लिए, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन हो रहे हैं उनके लिए। और ये एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन माना जाता है, फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस एक्टिविटीज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट and advising various authorities and central government organization in planning, executing, reviewing, reforming their vigilant work। बेसिकली करप्शन को डील करने के लिए एक एपेक्स बॉडी बनाई गई है, मतलब कि टॉप मोस्ट बॉडी है। जितनी भी किसी भी तरह की अगर एंटी करप्शन एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं तो वो इनके थ्रू पास जरूर होती है। और ये जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस ऐसी एजेंसीज हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह का रेगुलेशन नहीं है, उन सभी को ऑडिट करने का और उन सभी को रिव्यू करने का, मॉनिटर करने का कंप्लीट अथॉरिटी जो है वो सीवीसी के पास होता है ना। इसकी जो कंट्रोलिंग बॉडी या कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एक्ट 2003 के तहत होता है और एक स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। जो इसकी रिपोर्टिंग होती है वो पार्लियामेंट में होती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। फिर उसके बाद जो मेंबर्स हैं इसके, आप देखो, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 और विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, है ना। और फंक्शनिंग इसकी जो रहती है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको बेसिक बता ही दिया हूँ कि फंक्शनिंग क्या है। और अपॉइंट जो इनको करते हैं उसके लिए जो कमेटी गठित होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर और होम अफेयर्स मिनिस्टर और अपोजिशन के लीडर जो रहते हैं लोकसभा के, वो मिलके और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलाते, शपथ जो दिलाई जाती है वो प्रेसिडेंट द्वारा दिलाई जाती है। और इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में ऐसा सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो इंडिया मॉरिशस जॉइंट ट्रेड कमेटी एक सेटअप की गई है। इसका पहला सेशन जो हुआ है वो अभी रिसेंट में इंडिया ने होस्ट किया है। तो इस सेशन का क्या क्या रिजल्ट आया वो देखने को हम लोग देखते हैं। तो ये जो मीट हुआ है वो इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेस्पा के तहत हुआ है। ये सेस्पा क्या है, जब कोई दो कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट कर रही होती हैं तो बहुत सारे एग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। एफटीए हो गया आपका, सीएसीपी हो गया, इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज रहती हैं जिनके थ्रू एग्रीमेंट किया जाता है ना। तो उन्हीं में से एक है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसमें देखो अभी जो इंक्लूजन हुआ वो तो हुआ जनरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म। बेसिकली ये एग्रीमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे जीसी जो है उसमें आप देखो तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस
बढ़ाने के क्या क्या के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके बारे में गाइडलाइन, उसका एक फ्रेमवर्क बना के इसमें एंटर किया गया है। और एटीएसएम जो है वो जैसे किसी भी कंट्री में, इंडिया या मॉरिशस में, एक दूसरे के इम्पोर्ट्स जो हैं वो अगर बहुत ड्रामेटिकली या हाई लेवल पे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए लॉस हो जाएगा ना। तो उसको उससे डील करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है वो भी इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, तो सेस्पा बेसिकली यही चीज़ रहती है, क्योंकि इंडिया और मॉरिशस बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं आपस में एक दूसरे के, है ना। तो इस वजह से ये पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करना ज़रूरी था। इसके अलावा सेस्पा का देखिए आपको बेनिफिट ये है कि इंडिया और मॉरिशस दोनों को ही फ्री ट्रेड पैक्ट एक साइन करने को मिल गया है। और उसमें जो पॉइंट्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं वो इंक्लूड करने की वजह से जो फ्री ट्रेड की वजह से अगर कुछ किसी तरह का इम्पैक्ट किसी कंट्री पड़ सकता था तो वो भी अवॉइड किया जा सकेगा, और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाएगी अब उनकी। ठीक है, तो इससे ट्रेड रिलेशनशिप्स जो हैं वो इंडिया और मॉरिशस के इम्प्रूव होते जाएंगे धीरे धीरे। अब इसके अलावा जो जो सेक्टर्स कवर किए जा रहे हैं इसमें ये देख सकते हो आप: ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स ट्रेड, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ये सब चीज़ें इसमें मतलब ये जो अभी आपका सेस्पा है इसमें कवर हो रही हैं। ठीक है, अब इंडिया और मॉरिशस को क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, तो इंडिया का बेनिफिट आप अगर देखो तो एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सेक्टर्स में मॉरिशस एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कमोडिटी कंज्यूमर है ना। तो इंडिया की तरफ से ये मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ती है तो इसके थ्रू 115 सब सेक्टर्स जो हैं वो उनको बेनिफिट होगा, है ना। 11 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा अगर मॉरिशस से इन पर्टिकुलर ट्रेड्स में ट्रेड बढ़ेगा तो, है ना। और मॉरिशस का अगर देखें तो इंडिया में उसके 615 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मोस्टली एडिबल प्रोडक्ट्स हैं। आप देखो यहाँ पर मेंशन है शुगर बिस्किट, फ्रूट्स, जूस, मिनरल वाटर, बियर, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सोप्स, बैग्स, मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें। तो 11 सेक्टर्स ऐसे हैं जो बेनिफिट पाएंगे मॉरिशस के, मतलब मॉरिशस के 11 ऐसे सेक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से मॉरिशस को बेनिफिट हो सकता है अगर वो इंडिया में इंपोर्ट करता है इस तरह के प्रोडक्ट्स तो। और इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स ओवर होते हैं। आई नो बहुत सारी जगह पर कुछ इश्यूज वगैरह हुए हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों से एप्ट हो जाऊँ और आप लोगों तक और बेहतर कंटेंट पहुँचा सकूँ। इसके साथ वीडियो एंड करता हूँ, पर एंड करने से पहले प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि अ, और लोगों तक भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहें और वो लोग करंट अफेयर से अपडेटेड रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।